जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। अमित शाह जम्मू कश्मीर में 5 अवामी जलसों से खिताब करेंगे। अमित शाह ने मेंढर और राजौरी में अवामी जलसे से खिताब किया। इन्होंने अब्दुल्ला और मुफ्ती और गांधी खानदानों पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम इन 3 खानदानों के खिलाफ वोट करेंगे। उमर अब्दुल्ला यहां आकर डराते हैं कि जम्मू में दहशतगर्दी आ जाएगी। अब्दुल्ला साहब, आपकी कितनी भी सरपरस्ती हो, मैं आज पहाड़ की वादियों में कहकर जाता हूं, केंद्र में हमारी सरकार है, मैं गृह मंत्री हूं, जनाब मोदी जी प्रधानमंत्री है। हमारी एक खूबसूरत वादियों में दहशतगर्दी को हम नहीं घुसने देंगे, नहीं घुसने। भाई और बहनों, हमने यहां पर 3 परिवारों के शासन को समाप्त करने की मैं अपील करता हूं। न केवल पहाड़ घाटी के भाइयों बहनों को भी कहना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि आपका आतंकवाद से बचाने का काम फारूक अब्दुल्ला साहब क्यों नहीं किए? यहां जब आतंकवाद फैला, फारूक अब्दुल्ला साहब लंदन में गर्मियों की छुट्टियां मनाते थे, हमारे बीच में नहीं रहते। क्या आप ऐसा शासन चाहते हैं क्या? जोर से बोलो, चाहते हैं क्या? या दहशतगर्दी को समाप्त करने वाला शासन चाहते हैं? वो बताइए। भाइयों बहनों, हमने एक बात यहां पर जनता की सुविधाएं बढ़ाने का काम। यहां पर नरेंद्र मोदी जी ने हर नागरिक को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कराया है। सबका कराया है या नहीं कराया है? भाई जोर से बोलो, कराया है या नहीं कराया है? तो ये इतने साल शासन किए, 70 साल तक 5 लाख का इलाज मुफ्त किया था क्या? किया था क्या? अब मोदी जी ने कहा है, घर में एक बुजुर्ग है तो 5 की जगह 10 लाख का इलाज मुफ्त कराने का काम नरेंद्र। मैं आज कहकर जाता हूं, अभी अभी मोदी जी ने कैबिनेट में प्रस्ताव किया है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 500 की आबादी वाले गांवों के लिए थी, पक्की सड़क जोड़ने की। अब मोदी जी ने कहा है, जहां 50 की आबादी है उसको भी पक्की सड़क से जोड़ेंगे, पक्की सड़क। इससे सबसे बड़ा फायदा जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों को होने वाला है। और वजीर दाखिला ने पाकिस्तान पर जवाबी हमला करते हुए सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के वजीर दिफा ने कांग्रेस और एनसी की हिमायत की है। उन्होंने अब्दुल्ला खानदान को निशाना बनाते हुए कहा कि दफा 370 किसी सूरत बहाल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ। साहब देखिए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कहते हैं कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ है, धारा 370 वापिस निकाल देना चाहते हैं। भाइयों बहनों, क्योंकि एनसी ने अपने एजेंडा में रखा है। मैं यहां से अब्दुल्ला परिवार को कहकर जाता हूं, उल्टा लटक कर सीधा हो जाओ, धारा 370 अब नहीं है। और भारत ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिसकी गूंज बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर सुनाई दी है। पाकिस्तान ने एक बार फिर UNHRC में जम्मू कश्मीर का मसला उठाया, जिसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। जानिए क्या है ये पूरा मामला। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की गूंज। भारत ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। पाकिस्तान ने UNHRC में कश्मीर का राग अलापा। कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और रहेगा भारत। जेनेवा में आयोजित मानवाधिकार परिषद में एक बार फिर जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठा।
लेकिन भारत ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान आए दिन भारत पर झूठी और दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणियां करता रहता है। साथ ही भारत ने साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा से भारत का अटूट हिस्सा थे और रहेंगे। Thank you, Mr. President. We are constrained to take the floor to respond to yet another provocation by the delegation of one particular country that continues to mar the proceedings of the Council with its patently false and malicious remarks against us. In doing so, it does a great disservice to the work of the Council. Mr. President, facts are all it takes to demolish such false narratives. जम्मू कश्मीर में विकास की चर्चा करते हुए भारत ने जानकारी दी कि जम्मू कश्मीर में चुनाव का पहला चरण खत्म हो चुका है। घाटी में पूरी तरह विकास हो रहा है। ऐसे में पाकिस्तान अपना प्रोपेगेंडा फैला रहा है। The Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are and will always be an integral and inalienable part of India is a fact. Building on the successful foundation of the general elections in 2024, the first phase of Legislative Assembly elections in Jammu and Kashmir witnessed enthusiastic voting and a high voter turnout is a fact. The rapid pace of development in Jammu and Kashmir, with its budget more than double the bailout package this country sought from IMF, is a fact. But perhaps facts are lost on a country busy with propaganda. The irony of such a country making fallacious claims about India is not lost on anyone. ये पहली बार नहीं है जब भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। इसलिए भी पाकिस्तान अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठा चुका है, लेकिन हर बार भारत इन मुद्दों पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बडगाम से ताल्लुक रखने वाले कश्मीरी कारकुन जावेद बेग ने जेनेवा में UNHRC के 57वें इजलास में पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान के लोगों पर पाकिस्तान के मजालिम को बेनकाब किया। गुज़श्ता 7 दहाइयों में यह पहला मौका था कि कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले किसी हिंदुस्तानी ने अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की हालत इज़ार को उठाया है। Of the people in Pakistan occupied Gilgit-Baltistan or POGB under the Pakistani regime is deeply troubling. The region has been suffering from grave human rights violations, systemic oppression and severe suppression by the Pakistani authorities. In POGB, which is part of the Pakistan occupied Kashmir and Pakistan's only Shia and Ismaili majority administrative region, the local population has been enduring widespread discrimination and marginalization. There have been numerous reports of enforced disappearances, extrajudicial killings, and arbitrary detentions. The recent surge in protests in POGB against unfair taxation and resource exploitation have been met with brutal crackdown by security forces. The Pakistani regime's response has been stifle dissent, silence activists, and curtail basic freedom, highlighting a disturbing pattern of human rights abuses. The international community must not ignore the suffering of the people in Pakistan-occupied Gilgit-Baltistan. The Pakistani state's inaction and active participation in these human rights violations. और कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। उन्होंने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठ बोलने में माहिर है और झूठ की बुनियाद पर बीजेपी ने 10 सालों से आवाम को गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि हमने पाने मंशूर 8 जमानतें दी हैं, यानी उन्होंने कहा कि हमने अपने मंशूर में 8 जमानतें दी हैं, यानी 8 गारंटी दी हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के आवाम को यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर यूटी के रियासती दर्जे की बहाली हमारा अवलीन तरजीह है कि जो यूटी का जो दर्जा है, अगर हम हमारी सत्ता आती है तो हम इसे जो स्टेटहुड है उसे दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस तरह की बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि अच्छी सेहत हर एक का हक है और हम 25 लाख तक हेल्थ इंश्योरेंस देंगे, साथ ही हम सस्ती सेहत की खिदमत फराहम करेंगे।
उन्होंने कहा कि हम ख्वातीन को माहाना 3,000 रुपये फराहम करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम कश्मीरी पंडितों को वापस वादी भेजेंगे और इसके लिए काम करेंगे। आइन के फ्रेमवर्क के तहत OBC के हुकूक को यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि कुछ सियासतदान हमारे बारे में जाली बयानिए को तेज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो आइन के खिलाफ हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो। 7 गारंटी हमने डिक्लेयर की है। उस 7 गारंटी में आप सबको मालूम होगा कि हमारा सबसे पहला मुद्दा स्टेटहुड का है और जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिलाने के लिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हम इसको दिलाएंगे। और दूसरी जो हमारी गारंटी है, अच्छी सेहत हमारा हक है और इसके लिए हम 3 सूत्री कार्यक्रम में लगा दिए हैं। हर परिवार को 25 लाख का हेल्थ बीमा हम देंगे। 30 मिनट में सस्ती हेल्थ सर्विस और हर तहसील मोबाइल क्लिनिक, हर जिले में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हमारा टारगेट है। और चौथा, महिला सम्मान हमारा वो भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। घर की मुखिया को हर महीने 3,000 रुपये देने का हमारा वायदा है और स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री लोन हम उन ग्रुप्स को देंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक सीनियर लीडर और गांदरबल के साबिक MLA शेख अशफाक जब्बार ने उमर अब्दुल्ला पर संगीन इल्जामात लगाए। जब्बार ने इल्जाम लगाया कि उमर अब्दुल्ला के करीबी साथी देवेंद्र सिंह राणा ने राम माधव के साथ BJP के साथ हुकूमत बनाने के लिए मुलाकात की, जो बाद में 2014 में PDP के साथ बनी थी। जब्बार ने यह भी इल्जाम लगाया कि उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल से कश्मीर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी को मुंतकिल करने की कोशिश की। अशफाक जब्बार ने न्यूज़ 18 के साथ खुसूसी बातचीत की। वजूहत काफ़ी सारी थी कि जिस तरीके से उमर साहब का स्टैंड बदल गया कश्मीर को लेके, जम्मू कश्मीर का मामला लेके, और जो उन्होंने तंजीम को, जो आइन था तंजीम का, तंजीम आइन से चलती है, जिस तरीके से उन्होंने इरोड किया और इंस्टीट्यूशंस को बेइज्जत किया, और जिस तरीके से उन्होंने पैराशूट बंदों को यहाँ पे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी गांदरबल में अपनाई, तो उससे हमारे जो डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा हुई, हमारे काफ़ी ह्यूमिलेशन हुई। और जो उन्होंने 370 को लेके कंप्रोमाइज़ किया, जो उन्हें 2014 में राम माधव से मीटिंग्स की, हुकूमत बनाने से पहले वो चाहते थे कि BJP के साथ सरकार बनाए, वो 3 बार राम माधव से भी मिले और उनके वो विलायत में भी उनके लोग गए। जब फारूक साहब बीमार थे तो वहाँ भी उन्होंने उनसे बातचीत की। आप बात कर रहे हैं जब PDP और फिर BJP ने अलायंस किया था, उससे पहले उमर साहब ने ये ट्राई की थी। जी आपका कहना ये है? हाँ, लगभग हो ही गया था। देवेंद्र राणा ने भी जो अलहरी जो ये किया नेशनल कॉन्फ्रेंस से, वजूहत यही थी। देवेंद्र राणा एक उनके बड़े क्लोज एड थे उमर साहब के, वो मैं ज़्यादा नहीं कह सकता उनके क्या क्या ताल्लुकात थे, वो वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन इतना मुझे पता है कि उस वक्त वो भी एक थे, उस वक्त जो बात चला रहे थे। और
उस वक्त जो उसके बाद जो उन्होंने 370 पे एक कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में आ गई हमारी उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस, जब हम जेल से बाहर आए डिटेंशन से, तो हमने कहा था कि हम अवामी अदालत में जाएंगे, हम जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट या बाहर के दरवाजे नहीं खटखटाएंगे, क्योंकि एक बार वहां से हमें ना हुई तो हम फिर कहाँ जाएंगे। अवामी अदालत मतलब आपका एहतजाज नहीं, पूरा मन तोड़। हम एक हिंदुस्तान में भी काफी बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स है जो बात समझते थे, हम कोई आइन से बात नहीं कर रहे थे, हम अपना हक मांग रहे थे। जो महाराजा ने हमें 370-35 ए दिया था उसको हम लेके रेस्टोर करना चाहते थे, उसमें हम एक कॉन्सेंसस बनाना चाहते थे पूरे मुल्क में, और कश्मीर में हम पूरा मन तोड़ आइन के अंदर रह के बात करना चाहते थे, जो उस वक्त उमर साहब और फारूक साहब ने नहीं माना, उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट में चले गए, जिससे कि मुझे लगता है कि वो एक कंप्रोमाइज था। उमर साहब क्या मुझे दे सकते थे उस वक्त गांधरबल को लेके, वो भी एक एमएलए थे, मैं भी एक एमएलए था, तो वो बात नहीं है। मैं उमर साहब के पास पहले तो वो बात ही नहीं किसी से करते, हाँ बताइए कैसा ना हो, हाँ ठीक है चलिए। उन्होंने तो अपने मैं तो एक जूनियर था वहाँ पे, तो जो बड़े सीनियर है जो 6-6, 7-7 टर्म के, मैंने उनको देखा उनके दरवाजे पे खड़े, तो वो उनकी भी वो नहीं बात सुनते थे। लेकिन जो वो कह रहे हैं कि ये कहते थे दिल्ली से बात कीजिए, ये कीजिए, उमर साहब को ये भूलना नहीं चाहिए। जब आपने मुझे जबरदस्ती डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया, मैं आपको 1 महीने मैंने माना नहीं उनसे, और वो खुद गवाह है। जब मैं आया तो तंजीम कहीं थी नहीं, यहाँ मैंने हल्का मोहल्ला लेवल तक मैंने बॉडी बना के दी। 2-3 साल मैं पूरा जी जान से मैंने मेहनत करके पार्टी को रिवाइव किया यहाँ, यही मेरी खता थी। एक ज़माने में उमर साहब भी बीजेपी का हिस्सा थे। 98 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनके साथ दिल्ली में हाथ मिलाया था, वो वजीर बने थे, तो बीजेपी ने पीडीपी ने भी तो उनके साथ यहाँ पे हुकूमत साजी जम्मू कश्मीर में चलाई थी, जो एक जितना 70 साल में जम्मू कश्मीर को नुकसान नहीं पहुँचा, उतना उससे ज़्यादा उन 3 सालों में जो पीडीपी और बीजेपी के वो अंदर आके उन्होंने हमारा ताना बाना देख लिया, और उन्होंने हमारे 370 को फिर ख़त्म किया, 35 से हमारी पहचान ख़त्म कर दी, हमारी स्टेट को ख़त्म कर दिया। तो ये एक तवारीखी गलती थी जो कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी की, जब उन्होंने माजरा शुमारी को दफन किया तो कहा सियासी आवारागर्दी थी। जब उन्होंने यहाँ ये जो 87 किया था, जब उन्होंने हज़ारों यूसुफ शाह को मजबूर किया था सलाहुद्दीन बनने पे, जब पोल रिगिंग हुई थी कांग्रेस और एनसी के टाइम पे, फिर वही वजह थी कि वो कश्मीर में बंदूक ने वायलेंस हुआ और बंदूक ने जन्म लिया। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस भी, इनके हाथ भी कहीं कश्मीरियों के खून से छुपे नहीं है, और वो बिल्कुल उनके हाथ पूरे रंगे हैं कश्मीरियों के खून से, चाहे वो पीडीपी हो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पता चला जी, हाँ जी। वो क्यों? बहुत है जी, दिलवा हाँ जी। तो निकाल देंगे सीट यहाँ? हाँ जी। चुनावी माहौल किसके पक्ष में जा रहा है? कांग्रेस के पक्ष में। वो क्यों? मैं ठीक काम कर रही है कांग्रेस। लग रहा है इस बार रमन त्यागी यहाँ सीट निकाल लेंगे? हाँ जी, इस बार रमन त्यागी सीट निकाल देंगे। मेरे को तो ये जी कांग्रेस ही आएगी अब की बार, कांग्रेस। सभी कह रहे हैं, ये माहौल ऐसा लग रहा है। माहौल ऐसा है जी, माहौल ऐसा है कि हमारे विशाल भाई जी कांग्रेस को लेके आएंगे रमन त्यागी जी के साथ। सब कोई काम हमें ना नजर आया, ना कभी होया आज तक। हाँ जी, नए चारा रमन त्यागी जी के पूरे सपोर्ट में, हमारा सारा वार्ड, हमारा पूरा एरिया सारा रमन त्यागी जी के सपोर्ट में, कांग्रेस के सपोर्ट में है। अभी बीजेपी का भी है, कांग्रेस का भी लग रहा है, अभी दोनों टकराव है, अभी तो देखो क्या आता है। तो बीजेपी ने 10 साल में कैसा काम करा? अभी तो बढ़िया काम किया है, आगे देखो। माहौल की तो कांग्रेस का माहौल है भाई साहब। बीजेपी और इनलो? बीजेपी की बात ऐसे, हम तो बीजेपी को पसंद करते हैं, लेकिन काम तो कुछ कर नहीं पा रही है। क्या मुद्दे हैं आपके हल्के? मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दा है किसान का, मुद्दा है पानी का, बहुत ज्यादा मुद्दे हैं जो आज जवान आदमी इंतजार कर रहे हैं कि हमें रोजगार चाहिए। इसलिए कांग्रेस से उम्मीद लगाई है कि भाई ये हमारे
पिछले की तरह मुद्दे पूरे करेंगे। बीजेपी बोल रही है पारदर्शी तरीके से हमने नौकरी दी है। नौकरी दी, जितनी भूपेंद्र हुड्डा पहले दी थी इतनी दी, इसलिए लोग इनसे आस लगा रहे हैं। आज राजनीतिक हवा बदली है, उस राजनीतिक हवा पर लोग कांग्रेस में विश्वास कर रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। बेरुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी से कश्मीरी पंडित डॉक्टर संजय परवा अपनी तशरीरी मुहिम जारी रखे हुए हैं। संजय परवा ने आज बाबा क़यामुद्दीन ऋषि के दरगाह पर भी हाजिरी दी। उनके हमरा दीगर शख्सियात भी मौजूद रहे। डॉक्टर संजय परवा ने कहा कि बाबा क़यामुद्दीन ऋषि की दरगाह हर धर्म की दरसगाह है। उन्होंने कहा है कि वो बेरुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी की आवाम के फलाह बहबूदी के लिए मैदान में आए हैं और उन्हें उम्मीद है कि बेरुआ की आवाम उन्हें वोट देकर कामयाब बनाएगी। मेरी बचपन से एक प्रेरणा रह चुके हैं, क्योंकि हमारे घर में बाबा ऋषि के लिए बहुत अकीदा था और मेरी माँ अक्सर ये बोलती थी कि तुमको मैंने बाबा से मांग के लाया है। तो बाबा ऋषि तो बचपन से ही हमारे दिलों में है। बाबा ऋषि हो ही इसलिए गए क्योंकि समाज को कुछ देना चाहते थे, और मेरा भी वही अकीदा है कि मैं अपने बेरुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी को कुछ दूँ जो सदियों तक याद रहे। लोग भी कह सकते हो कि मैं फरियाद लेके आया था, और फ़र्क इतना है कि बाबा ने वजारत छोड़ी थी और फ़िलहाल मैं उनसे वजारत मांगने आया था, क्योंकि अगर मेरे पास वजारत होगी तभी दे पाऊँगा। बाबा की तो एक रूहानी ताकत थी जिससे वो सब कुछ वो कर पाए जो उन्होंने किया। मेरे पास, मैं तो छोटा सा तुच्छ प्राणी हूँ, एक मामूली आदमी हूँ, तो कुछ समय के लिए मुझे ये चीज़ चाहिए ताकि मैं लोगों की खिदमत कर सकता हूँ। बहुत सारा यूथ जो है मेरे साथ जुड़ गया है, और मैं उनसे ये भी कहता हूँ कि अभी तो मेरे लिए थोड़ा सा काम भी कर रहे हैं वो, लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि बेटा ये मैं नहीं चाहूँगा कि ये काम तुम करो, तुम्हारा मुकाम तुम्हारी जगह और वो कहीं और है, कहीं अच्छी जगह है। तो अगर बाबा ने सुन ली मेरी और मैं आ गया तो डेफिनेटली मैं उस तरफ काम करूँगा। और उमर अब्दुल्ला ने नौशहरा में जलसे आम से खिताब किया और एनसी के हक में लोगों से वोट देने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि 10 साल बाद हमने अपना एमएलए मुंतखब करना है। ये 10 साल जम्मू कश्मीर के लिए महंगे साबित हुए हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 10 सालों में बहुत सी तब्दीलियां आई हैं। जम्मू कश्मीर का नक्शा बदल गया है। आर्टिकल 370 और 35A को हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर को यूटी में तब्दील करके लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद जम्मू कश्मीर में कोई तरक्की नहीं हुई। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हमारी हुकूमत बनी तो हम लोगों के हुकूक की बात करेंगे। यहाँ नौजवानों के रोजगार में रुकावट है, वो 370 है। यहाँ लोगों को कहा गया था कि आपकी तरक्की में अगर रुकावट है वो 370 है। यहाँ लोगों को कहा गया था कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग जाती, लेकिन 370 की वजह से नौशहरा में कोई फैक्ट्री लगाने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ बिजली का निजाम खराब था। लोग ये बीजेपी वाले कहते थे कि 370 हटा, अब आपको 24 घंटे बिजली मिलेगी। और बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने इंडिया अलायंस यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा है कि इन दोनों जमातों के लीडर नजरिया पाकिस्तान पर अमल पैरा हैं और जम्मू कश्मीर को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग इंडिया अलायंस को मुस्तरद कर दिया है और तरुण चुग ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रही है। जम्मू कश्मीर की जनता ये मन बना चुकी है कि अब आतंकवादियों के साथ खड़े लोग, अलगाववाद की भाषा बोलने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो चाहे अब्दुल्ला हो, मुफ्ती हो, रशीद हो या गांधी नेहरू परिवार, जो अलगाववाद की बात करेगा, जो 370-35 लाने की बात करेगा, जो टेररिस्टों को छोड़ने की बात करेगा, जो स्वायत्तता की बात करते रहे हैं, अब उनको विधानसभा में नहीं पहुंचने देंगे, नहीं पहुंचने। भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है और मजबूती से चुनाव लड़ रही है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी का जो प्रेम है जम्मू कश्मीर के प्रति और जम्मू कश्मीर के नागरिकों के मन में उनके प्रति अथाह श्रद्धा है, निश्चित रूप से मोदी जी का को आशीर्वाद मिलेगा।
और डीजीपी जम्मू कश्मीर RSY ने गुज़िश्ता रोज प्रेल व तुरहेल में आए हादसा में जाए हादसा का जायजा लिया और वहां मकामी लोगों से मुलाकात की। उन्होंने लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि कल जिस तरह से लोगों ने इंसानियत का जज्बा दिखाया वो काबिल तारीफ है। उन्होंने लोगों की हौसला अफजाई के लिए तुरहेल और बरेल गांव के 10 नौजवानों को SPO भर्ती करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि कल सड़क हादसे में 3 BSF जवानों की मौत हुई और एक की हालत नाजुक है, जो अभी बादामी बाग कैंटोनमेंट में जेर इलाज हैं और कुछ जवान SMHS में जेर इलाज हैं, जिनकी हालत मुस्तहकम है। उनका मजीद कहना था कि जिस तरह से लोगों ने कल रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया, ये उन लोगों के लिए पैगाम है जो यहाँ के नौजवानों को सिक्योरिटी फोर्सेज से दूरी बनाने की पहल कर रहे हैं। उनका कहना है कि लोग जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ काम कर रहे हैं, ये इस बात की गवाही है कि कश्मीरी लोग अमन के साथ जीना चाहते हैं। उन्होंने इलेक्शन को लेकर कहा कि दूसरे मरहले के तहत वोटिंग के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हम आए और गांव वालों को ये बताएं कि अगर आपने अपना दिल से आकर मदद करने की कोशिश करी और जब आपने ये करी, आपने बिना लालच के करे। वो जो सुमो वाला है कह रहा था 3-3 4-4 चक्कर लगाया अपने हाथों से, उसके हाथ के गोद में एक जवान की फौत हो गया। तो इससे जाहिर होता है कि गांव वाले कितने अच्छे हैं और कितने इंसानियत में यकीन रखते हैं। इसलिए हमने समझा कि एक टोकन के तौर पे हम आए और यहाँ के गांव के लोगों को स्पेशल पुलिस अफसर के तौर पे इनको भर्ती करेंगे। तो अभी हमने ये अपने SSP साहब उसको करेंगे, IG साहब की जरिए क़यादत, और हम कुछ इनाम और कुछ कमेंडेशन सर्टिफिकेट एक इज्जत के तौर पे उनको पेश करना चाहेंगे। और जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं। ऐसे में हर कोई वोट डालने को लेकर मुतजस्सिस है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में रहने वाले मगरबी पाकिस्तानी मुहाजिरीन भी असेंबली इंतखाबात में पहली बार हिस्सा लेंगे। वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज का कहना है कि हमें पहली बार असेंबली में अपना उम्मीदवार चुनने का मौका मिल रहा है और ऐसी सूरत हाल में हम सिर्फ उसी उम्मीदवार को मुंतखब करेंगे जो हमारे मसाइल हल करेगा। कि हम लोग अपना ही इस बार वोट डालेंगे तो अपना चुनेंगे, कोई प्रधानमंत्री अपना चुनेंगे, जो MLA चुनना है हम लोगों ने अपना ही चुनना है। अभी हमारा जो सब जो ये चल रहा है ज़मीन के बारे में, कोई और भी कारोबार के बारे में चल रहा है, जो गवर्नमेंट ने रूल निकाला है कि हम लोग जो पाकिस्तानी हैं इनको ज़मीन भी दी जाएगी, जिसका घर नहीं है उसको घर का हकदार भी हो सकता है। और इसी का जो उसका काट कूट गया है, जिसका सर्टिफिकेट गया है, उसका नाम में पैसा पूसा भी लिखा था, अभी तक मिला नहीं है। मगर गवर्नमेंट को इतना भी होना चाहिए कि इनको मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने ही गवर्नमेंट को वोट डालेंगे जो हमारा MLA बनेगा। हम जोर से चुनेंगे, उसको जोर लगाएंगे जितना हमारे से लगेगा। तो हमारे लिए भी लगाना जोर भाई, थोड़ा बहुत हमारा का भी कोई मसला हल करना। हमारा जो हम घर पे रहते हैं, जो ज़मीन है, जो घर बनाया है, किसी ने 2 मरले लिया, किसी ने 5 मरले लिया, तो उसका भी कोई मसला हल होना चाहिए, कोई हमारे नाम तो होना चाहिए कुछ तो कुछ। ऐसे तो हम बुखारियों की तरह बनाए हैं, बैठे हैं। देखेंगे कोई अच्छा नेता, उसको वोट देंगे जो हमारा काम भी करेगा और जो हमारा हल भी करेगा। जो 5 मरले 2 मरले जगह ली है तो वो भी हमारे नाम होगी, तो उसको चुनेंगे हम, तो हमारे मसले हल करे। ठीक है। अब सुना है कि 2-3 महीने पहले सरकार ने एक आर्डर भी किया हुआ है कि जहाँ पे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी रहते हैं, उनकी ज़मीन जहाँ भी रहते होंगे, जहाँ भी वो उनकी ज़मीन होगी, उनको हक दिया जाएगा, उनके नाम मालकी की जाएगी। इस सुना है, बोलते आर्डर भी हो गया है, तो हम बहुत खुश हैं। अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है। ऐसे ही है कि जैसे हम इधर रहते हैं, तो पहले हम पाकिस्तान से आए तो लौंडी में थे, आप बीजेपुर में आ गए हैं, आप इधर जगह ली है, ये भी स्कूटी है जगह। तो देखते हैं कि ये वोट डालेंगे, इस बार वोट आया, वोट डालेंगे।
चाडोरा असेंबली हल्के के छतरगाम इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से अवामी जलसा मुनक़िद हुआ। इस दौरान मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी के अलावा पार्टी उम्मीदवार अली मोहम्मद डार और दीगर मौजूद रहे। भारी तादाद में लोगों से खिताब के दौरान अली मोहम्मद डार ने पार्टी के हक में वोट डालने की अपील की। आगा सैयद रुहुल्लाह ने लोगों से कहा कि अगर बीजेपी को रोकना है और अपने हुकूक के लिए लड़ना है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद जमात है। उन्होंने महबूबा मुफ्ती के बयान पर कहा कि ये आया है कि 2014 में किस तरह पीडीपी ने ही बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, जिसका खमियाजा पूरा जम्मू कश्मीर भुगत रहा है। उन्होंने राहुल गांधी के आने वाले दिनों में कश्मीर के दौरे को खुशाइंद कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ अलायंस है और उम्मीद है कांग्रेस भी जम्मू में बेहतर करेगी। साउथ में पहले मरहले में बहुत अच्छा फीडबैक मिला, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला, और सेंट्रल कश्मीर में जो दूसरे मरहले में है, जहाँ तक कैंपेनिंग अभी तक हुई, लगता है कि उससे भी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस इंशाल्लाह यहाँ पे मिलेगा। और लोगों की जो पार्टिसिपेशन है, जिस नैरेटिव के साथ लोगों ने पार्टिसिपेशन की और जिस मकसद के लिए पार्टिसिपेशन की, वो हौसला अफजा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेटों के लिए। तो लगता है कि यहाँ पे और ज़्यादा बेहतर रिस्पांस मिलेगा। 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं, महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को कश्मीर में लाया। इंडिया अलायंस कैंपेन करे, इंडिया अलायंस ये इलेक्शन साथ में लड़ रही है, अलायंस में लड़ रही है। उम्मीद है कि जम्मू में कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करेगी और राहुल गांधी यहाँ पे आ रहे हैं, वो अच्छी बात है, एक पॉजिटिव मैसेज आती है अलायंस के हवाले से। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर कैसे विकास कार्य करवा रहा है। क्या काम गिनवाओ आप? बस चला दी। गरीब लड़के के दान में बहुत दान देता है, 25 बर्तन देता है। कोई सड़कें बनवाई, बूस्टर लगवाए, डेवलपमेंट बताइए। डेवलपमेंट सड़क हमारी बहनी सुल्तान फरमाना, इधर बहनी है बड़म्बा साइड में, गंगानगर साइड में। आपका रिश्तेदार हमारा रोड का टेंडर ले रहा है, पाट के डाल रखा है। 6 महीने से बचे वो रोड, इतने धक्के खाए लोगों ने, 1 महीने पहले बनाया, टूटना शुरू हो गया। कोई विकास कार्य भाई साहब सामूहिक भी नहीं, केवल अपने पर्सनल काम करता है और कोई काम नहीं इसका। 2019 से पहले सेवा दे चुका है। 28 गांवों में मेडिकल कैंप लगाए थे, चिकित्सा शिविर पशुओं के लगाए थे। वो लोग भूल रहे हैं, लेकिन ये काम एक्चुअल किया है। एमएलए बाद में बने हैं, सेवा पहले दी है। भूपेंद्र हुड्डा जी ने फ्री बस लड़कियों के लिए महम से सुबह 6 बजे 7 बजे हर गांव से बस चलती थी लड़कियों के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए फ्री बस सेवा। सरकार का यही काम होता है। ये तो इसका पर्सनल काम है, जो लड़की जाती है उनसे वोट, उसके एवज में वोट की वो करता है। स्वार्थ तो यो भाई निस्वार्थ है। स्वार्थ के लिए तो आज तक यो विकास करिए हो, चाहे किसी की चीज की भी बात हो, किसी भी फील्ड की बात हो, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रहा है। हो चाहे कांग्रेस के विजातियों को, बीजेपी की विजातियों को, कहीं पर घुमाने के लिए, वृद्धों को लिए वोट मिल जाएंगे। वोट के लिए नहीं, वो तो उसका प्यार है, उसका सहानुभूति है, वो लोगों के अच्छे काम करेंगे। माहौल तो देखिए रमन जी के पक्ष में है, कांग्रेस के पक्ष में है। कारण है सरकार इस वक्त लोग उब चुके हैं सरकार से, लोगों को सरकार से कोई उम्मीद अब बाकी नहीं रह गई है। लोग और किश्तवाड़ के छतरू इलाके में फायरिंग की घटना सामने आई है। मुहासरे और तलाशी ऑपरेशन के दौरान फायरिंग की इत्तला है। इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। किश्तवाड़ से अहम खबर, इस इलाके में हुए थे 2 फौजी जवान शहीद। इसी इलाके में 2 फौजी जवान शहीद हुए थे। 13 सितंबर को इलाके में हुआ था एनकाउंटर। और इस वक्त भी खबर दे रहे हैं आपको किश्तवाड़ से, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से अहम खबर यह है कि किश्तवाड़ के छतरू इलाके में फायरिंग हुई है और बताया जा रहा है कि मुहासरे और तलाशी ऑपरेशन के दौरान फायरिंग की इत्तला है। इसी इलाके में 2 फौजी जवान भी शहीद हुए थे। ये बात है 13 सितंबर की, जब इलाके में हुआ था एनकाउंटर। तो 13 सितंबर को इलाके में एनकाउंटर हुआ था, जिसमें 2 फौजी जवान शहीद हो गए थे। और इसी किश्तवाड़ से खबर ये आ रही है अभी कि किश्तवाड़ के छतरू इलाके में फायरिंग जो है वो की गई है, वहाँ फायरिंग हुई है। मुहासरे और तलाशी ऑपरेशन के दौरान फायरिंग की इत्तला है। इसी इलाके में
2 फौजी जवान शहीद हो गए थे। 13 सितंबर को इलाके में एनकाउंटर हुआ था जिसपे 2 फौजी जवान शहीद हो गए थे और तलाशी अभियान के तहत जो कार्रवाई जारी थी उसी दौरान वहां से अब फायरिंग की खबर है। किश्तवाड़ के छात्रों इलाके में यह फायरिंग हुई है। बीजेपी की जानिब से बालहामा श्रीनगर से एक रोड शो का एहतमाम किया गया। रोड शो की सदारत बीजेपी के लाल चौक हल्का इंतखाब के उम्मीदवार इंजीनियर एजाज हुसैन कर रहे थे। ये रैली खनमुह, ज़ियोन और दीगर इलाकों से गुजरकर श्रीनगर पहुंच गई। इस दौरान एजाज ने कई जगहों पर अवामी इज्तिमाआत से खिताब किया और लोगों से इन्हें कामयाब करने की अपील की। बधाई देना चाहता हूँ नौजवानों को जो एक परिवर्तन लाना चाहते हैं और इन 2 डायनेस्ट पॉलिटिक्स को चेंज करना चाहते हैं और हम लोग डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे और अपने लोगों के हित में काम करेंगे। लाल चौक जाएगी और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएगी। और जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के सदर शेख अशफाक जब्बार ने गांदरबल में एक अवामी रैली का इनेकाद किया। शेख जब्बार ने हल्के के अहम बाजारों से होते हुए एक जबरदस्त रैली की क़यादत की। रैली में शुरका का जबरदस्त रद्द-ए-अमल देखने को मिला। कारकुनान और हिमायतियों ने अशफाक जब्बार के हक में नारे लगाए। बिहामा चौक में इज्तिमा से खिताब करते हुए जब्बार ने अवाम पर जोर दिया कि वो हल्के की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद के लिए उन्हें वोट दें। जब्बार ने गांदरबल के लोगों का इस्तेहसाल करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद की जिन्होंने उन्हें वोट देकर कई दहाइयों से इक़्तिदार में लाया है। बागन हूँ टाइम मेव टाइम बाकी काम टाइम तम बावजूद होता पन मोहब्बत तुम पो लगभग 3 किलोमीटर पैदल अम खुद बह तुंद तह दिल सान शुक्र गुजार और सान माजी बेन तिमन खिलाफ क्या मगर सन पहचान सन साख्त सो ग खत्म पोलिटिकली गो यतीम अगर न वनस गांदरबल बेदार गो और यह बार बार वनान पार्टी लड़ाई छी क्या वनस पज गांदरबल किस मुतहिद गठित पन गांदरबल जेनरावत। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खान साहब कॉन्स्टिट्यूएंसी के उम्मीदवार एडवोकेट सैफुद्दीन भट्ट ने खाग में बड़ा जलसा किया। इस जलसे में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इनके हमराह मौलवी निसार और दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। सैफुद्दीन भट्ट का खाग पहुंचने पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया। जलसे से खिताब करते हुए सैफुद्दीन भट्ट ने बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम को पसे पुष्ट डाला। यहाँ की आवाम को गुलामी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया जा रहा है। यहाँ बीजेपी कुछ पार्टियां पाली हुई हैं जो उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं। भट्ट ने लोगों को खबरदार किया कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर किसी को वोट देकर अपने हुकूक सल्ब न करवाएं। उन्होंने मजीद कहा कि कामयाबी के बाद खान साहब कॉन्स्टिट्यूएंसी का ताबीर और तरक्की से नक्शा बदल देंगे। जलसे से दीगर लीडरान ने भी खिताब किया। का जलसा देखा, अवामी इंकलाब देखा, इसके बाद भी अगर आप समझेंगे कड़ा मुकाबला है तो कैसा, ये तो वो ऐसी बात ही नहीं। ये वन साइडेड हो गया खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन। खाग इलाके को मैंने यकीन दहानी की कि मैं खाग के डेवलपमेंट के लिए काम करूं। खाग के जितने भी मसाइल हैं 5 सालों में आहिस्ता आहिस्ता अगर इन्होंने मुझे जिताया, वोट दिया, तो मैं खाग की तमीर तरक्की की तरह अवलीन फुर्सत पर तवज्जो। और मेंढर असम्बली हल्के से बीजेपी के उम्मीदवार मुर्तजा खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इन्होंने अमित शाह की रैली के हवाले से बात करते हुए आज कहा है कि रैली में पहाड़ी तबके के लोगों का सैलाब उमड़ा और ये एक हकीकत है। उन्होंने कहा कि मैंने पहाड़ी तबके के लोगों के मुख्तलिफ मसाइल अमित शाह के सामने रखे हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के कुछ लोगों का मकसद इस प्रोग्राम को कामयाब होने से रोकना था, लेकिन आवाम ने साबित कर दिया है कि वो बीजेपी के हक में है। में नहीं है, ये मेंढर के लोगों के हित में यहाँ पे आके अमित शाह साहब ने आज उनको एड्रेस किया है और ये हमारे लिए मैं समझता हूँ कि खुशकिस्मती है यहाँ के लोगों के लिए। उन्होंने अपनी आंख से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के तौर पे उन्हें महसूस हुआ है कि हमारे लोग किन मुश्किलात में रह रहे हैं और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो मैं प्रोजेक्ट भी नहीं कर सका, वहाँ टाइम की कमी थी और उनके लिए भी उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। स्पेसिफिकली मैं कहूँगा कि मैं मिस कर गया था कि यहाँ के नौजवानों के लिए एक स्पेशल ड्राइव हो जिसमें आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, CRPF वगैरह वगैरह उनमें स्पेशल ड्राइव के तौर पे नौकरियां फराम करें, जो उन्होंने खुद कहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक इलेक्शन रैली के साथ साथ अमित शाह साहब का यहाँ आना, यहाँ के लोगों की असली हालत को देखना है और ये दूर तक उनके जहन में रहेगा, याद रहेगा, वो इस पर काम करेंगे। इल्तिजा मुफ्ती ने कंगन असम्बली हल्के के पार्टी उम्मीदवार
सैयद जमात अली शाहीन के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। इन्होंने गांधरबल में मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के दौर हुकूमत में किए गए तरक्याती कामों का शुमार किया। इल्तिजा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गांधरबल के लोगों से खोखले वादे किए और उन्हें मुसीबतों में धकेल दिया। उन्होंने दावा किया कि तब्दीली गांधरबल से आएगी, जैसा कि साल 2002 में आई थी। ताकत और इत्तेहाद के एक अजीमुशान मुजाहरे में कंगन असेंबली हल्के के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार सैयद जमात अली शाहीन ने इल्तिजा मुफ्ती और पार्टी के सीनियर रहनुमा बशीर के हमराह मौजूद रहे। मीर ने हल्के के मुख्तलिफ देहातों में एक जबरदस्त रैली की क़यादत की। इन्होंने असेंबली इंतखाबात से कबल पार्टी की बढ़ती हुई हिमायत का एक शानदार पैगाम भेजा। इस दौरान शुरका का जबरदस्त रद्द-ए-अमल देखने को मिला। इतना जुल्मों से कम हुआ 2019 में, यहाँ कोई भी बात नहीं करता था। जो मेरे पे अब तनकीद ताना दे रहे हैं उनने भी बात नहीं की, मैंने बात की। लोगों को समझ में आया, इसलिए लोगों के दिल तक पहुँचने के लिए जो मैं करती हूँ बिल्कुल सही है। वो मुझे समझते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उनको समझती हूँ, उनके दर्द को समझती हूँ। अगर आप देखें मिनी सेक्रेटेरिएट, फिशरीज कॉलेज, डिग्री कॉलेज, रहबर तालीम जो टीचर्स लगाई परमानेंट की, वो सब मुफ्ती साहब ने किया। यहाँ हर एक रोड पुल मुफ्ती साहब ने 3 साल एज चीफ मिनिस्टर किया। एनसी तो इतने साल इक्तदार में रही है, 50-60 साल। उनने गांधरबल के लोगों को क्या दिया? झूठे वादे दिए। और गांधरबल के लोग आज डिसाइड करेंगे और वो इंशाल्लाह कलम दवात को ही चुनेंगे। जब तब्दीली की हवा यहाँ आई जम्मू कश्मीर में पहली बार 2002 में गांधरबल से होते हुए आई, फिर से गांधरबल के लोग चुनेंगे पीडीपी को इंशाल्लाह। आप मुझे बताइए, देखिए जूनो हो या ज्यूनो हो, जीत हमारी है इंशाल्लाह। और गुलमर्ग कंस्टिट्यूएंसी के पीडीपी उम्मीदवार शब्बीर अहमद मीर की इंतखाबी तशरीह मुहिम के दौरान हर रोज बड़ी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। टनमर्ग में मुख्तलिफ इलाकों में शब्बीर मीर ने डोर टू डोर मुहिम चलाई। इस दौरान मुख्तलिफ जगहों पर शब्बीर अहमद मीर ने लोगों से खिताब किया। उन्होंने गुलाम हसन मीर और फारूक शाह को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी को नज़रअंदाज किया है, यहाँ तामीर और तरक्की का फुकदान रखा। उन्होंने वाज़ेह कहा है कि अगर इनकी कामयाबी हुई तो वो तमाम लोगों की यकसां तरक्की करेंगे और उन्होंने आवाम से अपील की कि उन्हें वोट देकर कामयाब बनाएं। खुशी हो रही है, लेकिन उसके साथ दुख भी हो रहा है। कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ पे इग्नोर हो गए हैं लोग, कोई डेवलपमेंट नहीं, बेरोजगार बैठे हैं लोग, हर तरह की मुश्किलें होगी, उससे दिल भारी हो जाता है। शिविर साहब, वो दोनों लीडर जो आपके हरीफ है वो किए, हम नहीं, क्या इस पर एक्ट करेंगे? नीचे देख लीजिए, अगर यही डेवलपमेंट है, अगर बेरोजगारी बेकारी डेवलपमेंट है तो फिर बहुत ही है। और कांग्रेस की जानिब से छंब असेंबली में एक खुसूसी जलसे आम का इनेकाद किया गया। अवामी जलसे की सदारत कांग्रेस उम्मीदवार ताराचंद ने की। इस तकरीब में हिमाचल प्रदेश के नायब वजीर आला मुकेश अग्निहोत्री, महिला कांग्रेस की कौमी सदर अलकलाबा, जालंधर के एमएलए प्रगत सिंह और एआईसीसी के शरीक इंचार्ज मनोज यादव और एआईसीसी के शरीक इंचार्ज दिव्या मदन्ना समेत कई अहम रहनुमा मौजूद रहे। ताराचंद ने लोगों से खिताब करते हुए कहा है कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे प्रोग्राम में शिरकत करना चाहते थे, लेकिन हेलीकॉप्टर के लिए तकनीकी मंजूरी न होने की वजह से वो नहीं आ सके। ताराचंद ने अपने खिताब में अवाम से कांग्रेस की हिमायत करने की अपील की। ये जो खड़गे साहब का प्रोग्राम था, मुझे 2 दिन पहले उन्हीं के ऑफिस से मैसेज आया था कि खड़गे साहब आपके चुनाव क्षेत्र में आ रहे हैं। और आज जब उनको आना था, पता चला कि उनका जो जहाज था दिल्ली से जम्मू 1.5 घंटा, उसको 1.5 घंटे के लिए किया गया, 1.5 घंटा लेट किया गया। फिर उसके बाद जिस चॉपर से, डबल इंजन चॉपर से, जिस पे उनको जम्मू से जहाँ आना था, सुनने में ये आ रहा है कि हिमाचल और जम्मू के बीच उनको टेक्निकल क्लियरेंस जो थी वो नहीं मिल पाई, जो मैंने सुना है, तो इसलिए वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन उन्होंने पार्टी कार्यकर्ता को बहुत अच्छे तरीके से ऑनलाइन संबोधित किया है। उन्होंने रिक्वेस्ट की है, अपील की है, और हमारा मैनिफेस्टो क्या होगा उसके भी जो मोटे मोटे पॉइंट थे वो लोगों को, अवाम को उन्होंने बताए मोटे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। जम्मू कश्मीर के और रमन जी के, हमने जो भी आम जनमानस, हमने लोगों से जो बात होती है आम चाय के ठेले पे या जो हम आम किसी ढाबे पे बैठते हैं, तो अधिकतर लोगों की
राय यही निकल के आती है भी रमन प्रकाश जी एक शरीफ इंसान, एक बढ़िया आदमी, जनता के बीच से निकल के आए हैं। बहुत जी दिलबाग का जरा जी। हाँ जी। वो क्यों? बहुत है जी दिलबाग का। हाँ जी। तो निकाल लेंगे सीट यहाँ? हाँ जी। चुनावी माहौल किसके पक्ष में जा रहे हैं? कांग्रेस के पक्ष में। वो क्यों? मैं ठीक काम कर रही है कांग्रेस। लग रहा है इस बार रमन त्यागी यहाँ सीट निकाल लेंगे? हाँ जी, इस बार रमन त्यागी सीट निकाल देंगे। मेरे को तो ये जी कांग्रेस ही आएगी अब की बार। कांग्रेस क्या सभी कह रहे हैं? ये माहौल ऐसा लग रहा है। माहौल ऐसा है जी, माहौल ऐसा है कि हमारे विशाल भाई जी कांग्रेस जी को लेके आएंगे रमन त्यागी जी के साथ। सब कोई काम हमें ना नजर आया ना कभी हुआ आज तक। हाँ जी, नए चारा रमन त्यागी जी के पूरे सपोर्ट में। हमारा सारा वार्ड, हमारा पूरा एरिया सारा रमन त्यागी जी के सपोर्ट में, कांग्रेस के सपोर्ट में है। अभी बीजेपी का भी है, कांग्रेस का भी लग रहा है। अभी दोनों टकराव है, अभी तो देखो क्या आता है। तो बीजेपी ने 10 साल में कैसा काम करा? अभी तो बढ़िया काम किया है, आगे देखो। माहौल की तो कांग्रेस का माहौल है भाई साहब। बीजेपी और इनलो? बीजेपी की बात ऐसे, हम तो बीजेपी को पसंद करते हैं लेकिन काम तो कुछ कर नहीं पा रही है। क्या मुद्दे हैं आपके हल्के के? मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दा है किसान का, मुद्दा है पानी का। बहुत ज्यादा मुद्दे हैं जो आज जवान आदमी इंतजार कर रहे हैं कि हमें रोजगार चाहिए। इसलिए कांग्रेस से उम्मीद लगाई है कि भाई ये हमारे पिछले की तरह मुद्दे पूरे करेंगे। बीजेपी बोल रही है पारदर्शी तरीके से हमने नौकरी दी है। नौकरी दी, जितनी भूपेंद्र उड़ान पहले दी थी इतनी नहीं दी, इसलिए लोग इनसे आस लगा रहे हैं। आज राजनीतिक हवा बदली है, उस राजनीतिक हवा पर लोग कांग्रेस में विश्वास कर रहे हैं। हवा कुंडू की चल रही है जी 24 में। कैसे? विकास कार्य करवा रहा है। क्या काम गिनवाओ आप? बस चला दी, गरीब लड़के के कन्यादान में बहुत दान देता है, 25 बर्तन देता है। कोई सड़कें बनवाई, बूस्टर लगवाए, डेवलपमेंट बताइए। डेवलपमेंट सड़क हमारी बहनी चुन बड़ा फरमाना, इधर बहनी है बड़म्बा साइड में, गंगानगर साइड में। अगर आपका रिश्तेदार हमारा रोड का टेंडर ले रहा है, पाड़ के डाल रखा है, 6 महीने से भाई वो रोड इतने धक्के खाए लोगों ने, 1 महीने पहले बनाया टूटना शुरू हो गया। कोई विकास कार्य भाई साहब सामूहिक भी नहीं, केवल अपने पर्सनल काम करता और कोई काम नहीं इसका। 2019 से पहले सेवा दे चुका है। 28 गांवों में मेडिकल कैंप लगाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 पर। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। बारामूला असेंबली हलके के कांग्रेस उम्मीदवार मीर इकबाल ने कहा है कि अगर वो इख्तियार में आए तो वो बारामूला के तारीखी कस्बे को तरक्की देंगे और बारामूला हलके के दीगर इलाकों के लिए तरक्याती फ्रेमवर्क भी बनाएंगे। उन्होंने बारामूला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और इस दौरान पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमा और कारकुनान भी मौजूद रहे। मीर इकबाल ने कहा कि बारामूला असेंबली हलके को पिछली हुकूमतों ने नजरअंदाज किया है और 21वीं सदी में इस हलके के अवाम को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो अपनी खुशहाली और तरक्की के लिए इन्हें वोट दें। कमिंग टू द टाउन, अगर हम देखें बारामूला टाउन में पिछले सालों में ना बहुत हिफाजत कंस्ट्रक्शन हुई। इट्स ए बाउल शेप्ड जो टाउन है, यहाँ पे जो डेवलपमेंट होनी चाहिए इट शुड बी जो कहते हैं मतलब प्लानेड होनी चाहिए। ऐसे नहीं हिफाजत जो आज तक हुई, इट शुड बी डन मेटिकुलसली। तो तभी आगे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं और एक अच्छे फ्यूचर की तरफ जा सकते हैं। पहले अगर बात हम करें जो हमारे गोल्स है, उसमें पहला ये है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है, अगर आज आप यहाँ पे देखोगे आजकल के यहाँ पे ज़माने में जो कि मॉडर्न टाइम है, अभी भी हम ग्राउंड वाटर को यूज़ कर रहे हैं और विदाउट जो प्रॉपर ट्रीटमेंट जो हम यहाँ पे पानी पी रहे हैं। अगर हम पूरे बारामूला टाउन की बात करें तो इस चीज़ को लेके हमने ये प्लान किया है कि जब इंशाल्लाह हमारी सरकार आ जाएगी तो हम लोग यहाँ पे स्टेट ऑफ आर्ट फिल्ट्रेशन प्लांट्स बनाएंगे एंड वी विल ट्राई टू इंपोर्ट फ्रेश वाटर फ्रॉम द रूरल एरिया। अगर आपको पता होगा कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, लेकिन द अनफॉर्चुनेट पार्ट फॉर द इंटायर डिस्ट्रिक्ट बारामूला, नॉट ओनली द टाउन, इज दिस के यहाँ पे जो बिजली है इट्स वेरी कॉस्टली। उसके बाद जो है यहाँ पे स्मार्ट मीटर्स लगाए गए हैं और तीसरी बात यह है कि डिस्पाइट ऑफ बीइंग द स्मार्ट मीटर्स भी लगाए और कॉस्टली भी है, यहाँ पे 24/7 इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। व्हाट वी हैव प्लान्ड, जब हम आएंगे तो पहले हमारा ये काम होगा कि वी विल इंश्योर हाउ टू प्रोवाइड 24/7 इलेक्ट्रिसिटी। और अवामी इत्तेहाद पार्टी की जानिब से आज बडगाम के मुख्तलिफ मकामात पर अवामी रैलियां मुनक़िद हुई। इस दौरान अबरार रशीद और पार्टी उम्मीदवार महराजुद्दीन के अलावा दीगर मौजूद रहे। उन्होंने अवाम से खिताब के दौरान पार्टी उम्मीदवार के हक में वोट देकर कामयाब किए जाने की अपील की। अबरार ने कहा कि AIP पुरअज़्म है कि लोग जो
जेलों में बंद हैं उनकी रिहाई के लिए इक़दाम करें। उन्होंने उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा कि वो दूसरे इलाके का है और लोग उनके पास नहीं पहुंच सकते, लिहाजा मकामी उम्मीदवार को कामयाब बनाने। तो इस बार जो इंजीनियर जी साहब के कैंडिडेट जो महराज साहब और उनका चुनाव निशान गैस सिलेंडर है उसको कामयाब करे। अब उमरुल्लाह साहब श्रीनगर से यहाँ पे लड़ने के लिए आ रहे हैं, उनका अपना वोट तक यहाँ पे दर्ज नहीं है, तो ये लोगों को सोचना चाहिए कि अगर कल को खुदा न खास्ता कोई मुसीबत होगी, कोई काम होगा, उनको फिर यहाँ से श्रीनगर जाना है और वहाँ पे फिर 3 घंटे पहले गुब्बार के बाहर बैठना है और फिर उसके बाद फिर चेकिंग होगी, जो जेब में रुमाल होगा कुछ होगा वो सारा उसको फिर चेकिंग पहले की जाएगी, निकाल दिया जाएगा, फिर उसके बाद भी कहेंगे कि साहब बिजी है। तो लिहाजा आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि पिछले 70 सालों से कितना जुल्म कितनी ज्यादती हुई है उनके साथ, और आज उनको ये चाहिए कि वो अपने लोकल कैंडिडेट इंजीनियर जी साहब के कैंडिडेट को साथ दे जिस तरह से उन्होंने पार्लियामेंट में। और आलमी यौम अमन दिन के हवाले से पुलवामा में मुख्तलिफ तक़रीबात का इनेकाद हुआ। नेशनल यूथ पीस फाउंडेशन नामी रज़ाकार तंजीम की जानिब से पुलवामा में इस दिन पर तकरीब मुनक़्क़िद की गई। तकरीब में मुख्तलिफ रज़ाकार और माहिर तालीम ने शिरकत की। इस मौके पर अमन की अहमियत से तलबा को आगाही फराहम की गई और तलबा से यह अहद लिया गया कि वो तशद्दुद से दूर रहकर हमेशा अमन की फ़ज़ा का साथ दें। इस मौके पर मुंतज़िमीन ने कहा कि पुलवामा में इस बार माहौल पुरअमन रहने से लोगों ने बढ़ चढ़ कर जमहूरियत में बेहतर तरीके से हिस्सा लिया है। डे ऑफ पीस मकसद ये है कि हम कैसे कल्टीवेट कर रहे कल्चर ऑफ पीस को, इसी के रिगार्डिंग आज हमने यहाँ पे एक सेरेमनी रखी डाल्फिन इंटरनेशनल स्कूल में और डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स में। मकसद ये है कि हम कैसे अपने पुलवामा को पीसफुल बनाएं। पुलवामा के साथ साथ हम पूरी दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं कि जो पुलवामा है पीस लविंग पीपल है। जो इसी सिलसिले में आज हमने यहाँ पे पीस प्लेज का इनेकाद किया, उसके साथ साथ यहाँ की स्टूडेंट्स को अवेयर किया कि पीस कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ्स में। और लद्दाख में राष्ट्रीय पोषण माह मुहिम के तहत एक मेगा कैंप का इनेकाद किया गया। RCDS ताई सूरों के ज़ेरे एहतमाम तांगुल गांव में कैंप मुनक़िद हुआ। इस मेगा कैंप में खून की कमी की जांच, आधार सीडिंग और ग़िज़ाइयत और हिफ़्ज़ान सेहत के बारे में बेदारी पैदा करने पर तवज्जो मरकूज़ की गई। तक़रीब का इफ्तिताह CDPO ताई सूरों प्रवीण अख्तर ने किया। तकरीब में बच्चों, वालिदैन और गांव वालों समेत मकामी कम्युनिटी ने शिरकत की। परवीन अख्तर ने पोषण माह के इस साल के 7वें मरहले के अहम मौज़ूआत पर जोर दिया, जिसमें खून की कमी की रोकथाम, तरक्की की निगरानी और गुड गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी के जरिए मौसम खिदमात की फराहमी शामिल है। जनूबी कश्मीर के कस्बा अवंतीपुरा का अघानसपुरा गाँव कि इस जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलत से महरूम है। मकामी लोगों का कहना है कि वो कई दहाइयों से दरियाए जहलम पर एक पुल तामीर करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मसले को हल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि गांव के अंदर राब्ता सड़कों, पीने का पानी, बिजली और दीगर मसाइल दरपेश हैं। उन्होंने सरकार से मसाइल को जल्द हल करने की मांग की है। डायरेक्टर MCH और फैमिली वेलफेयर डॉक्टर तजम्मुल हुसैन ने बांडीपुरा का दौरा किया और उन्होंने इलाके में महकमे के कामकाज का जायजा लिया। मीटिंग में CMO, मेडिकल सुपरिटेंडेंट बांडीपुरा के अलावा फैमिली वेलफेयर के अफसरान समेत दीगर अमले ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान डायरेक्टर ने कहा कि वो महकमे के कामकाज से काफ़ी खुश हैं। उन्होंने कहा कि कुछ शोबों में अभी भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 JK लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।